इसमें हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स विच इज अ पार्ट ऑफ NISM सीरीज 5A एग्जाम। दिस इज पार्ट 2। इससे पहले मैंने अपलोड किया था पार्ट 1 विथ 20 क्वेश्चंस। जो कैंडिडेट्स म्यूचुअल फंड एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following entity decides the percentage of maximum load that can be charged by an AMC on account of mutual fund management fees? A. SEBI, B. the trustees, C. the investors, D. AMFI। इनमें से कौन म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के लिए AMC जो फीस लेता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज डिसाइड करता है? AMC म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट फीस लेता है। AMCs कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस भी चार्ज करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फी, रजिस्टर्स फी, इंश्योरेंस चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्कीम वाइंडिंग अप चार्जेस आदि। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सभी एप्लीकेबल फीस की लिमिट डिसाइड करता है और सभी AMCs को सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, which amongst the following mutual fund schemes must have to invest minimum 25% of assets in each category of large, mid and small cap securities? A. Flexi cap funds, B. Dynamic asset funds, C. Multi cap funds, D. Exchange traded funds। इनमें से किस म्यूचुअल फंड स्कीम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सिक्योरिटीज के हर कैटेगरी में अपने एसेट का मिनिमम 25% इन्वेस्ट करता है? मल्टी कैप फंड्स एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स है जो डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। मल्टी कैप फंड्स अपने एसेट का मिनिमम 75% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सिक्योरिटीज के हर कैटेगरी में अपने एसेट का मिनिमम 25% इन्वेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी कैप फंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ईयर was AMFI incorporated in the mutual fund industry? A. 2002, B. 1963, C. 1978, D. 1995। किस वर्ष में AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शामिल किया गया था? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। AMFI म्यूचुअल फंड बिजनेस को डेवलप करने के लिए डेडिकेटेड है। म्यूचुअल फंड बिजनेस में हाई एथिकल स्टैंडर्ड को प्रमोट करना, हाई प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को रिकमेंड करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का रक्षा करना, ये सभी AMFI का ऑब्जेक्टिव है। AMFI को 22 अगस्त 1995 को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1995। Question number 4, when a person is aggrieved by any order passed by the adjudicating officer of SEBI, where can the person appeal further? A. AMFI, B. SAT, C. AMC, D. RTA। कोई पर्सन इन चारों में से कहां फर्दर अपील कर सकता है जब वह सेबी के किसी ऑर्डर से एग्रीव्ड होता है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता है? कोई भी व्यक्ति स्कोर्स के थ्रू AMCs, AMFI, RTAs
और एनी अदर इंटरमीडियरीज के खिलाफ सेबी को अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकता है। अगर सेबी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसे सैट यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के थ्रू अपना कंप्लेंट दर्ज करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सैट यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 5, what is the minimum percentage of investment in equity and equity related instrument of a scheme if the fund is categorized as an equity mutual fund scheme? A 65%, B 35%, C 80%, D 75%। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट का मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए? जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी एसेट की मिनिमम 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है तो उस स्कीम को इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में कैटेगराइज्ड किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं लार्ज कैप, ELSS सेक्टर और थीमेटिक फंड्स इक्विटीज में मिनिमम 80% इन्वेस्ट करते हैं। मल्टी कैप फंड्स इक्विटीज में मिनिमम 75% इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स इक्विटीज में मिनिमम 70% इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड का नाम ही है लार्ज एंड मिड कैप फंड। मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड, फोकस्ड, वैल्यू, कॉन्ट्रा और फ्लेक्सी कैप फंड्स इक्विटीज में मिनिमम 65% इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्लियर है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 65%। क्वेश्चन नंबर 6, Dash is an institution which facilitates the investors to hold their units in dematerialized or electronic form. A. KRS, B. AMFI, C. Depositories, D. Custodian। इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को अपने यूनिट्स को डीमैटेरियलाइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की फैसिलिटी देती है? डिपोजिटरीज इन्वेस्टर्स के यूनिट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। इन्वेस्टर्स बैंक्स, शेयर खान, जीरोधा आदि जैसे डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट यानी डीपी के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया में 2 डिपोजिटरीज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिपोजिटरीज। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द इन्फ्लेशन रेट इज 8% per annum, how much money do we need after 10 years to buy a product which is equivalent to rupees 10,000 today? A. Rupees 28,235, B. Rupees 21,589.25, C. Rupees 18,000, D. Rupees 23,560। तो प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपये, इन्फ्लेशन रेट है 8%, टाइम पीरियड 10 साल। हमें उस अमाउंट को कैलकुलेट करना है जो इन्फ्लेशन के कारण 10 साल बाद हमें चाहिए सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला A into 1 plus R to the power n, where A equals present value, R equals rate of inflation, n equals time in years. Now calculation. 10,000 into 1 plus 8% to the power 10 equals 21,589.2499. We can say rupees 21,589 and 25 paisa. So the right answer is option B, rupees 21,589.25. Question number 8. In which year the provision for creating segregated portfolio was laid down by Securities and Exchange Board of India?
ऑप्शन ए 1996, बी 2000, सी 2008, डी 2018। किस वर्ष में सेबी ने सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने का प्रोविजन क्रिएट किया था? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब एक पोर्टफोलियो है जिसमें किसी क्रेडिट इवेंट से अफेक्टेड डेब्ट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को अलग कर दिया जाता है। सभी यूनिट होल्डर्स के लिए फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव है। सेबी ने 2018 में म्यूचुअल फंड्स को सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने के लिए परमिशन देने का डिसीजन लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2018। Question number 9. Trustees need to ensure written communication to which type of investors in case of any changes in the fundamental attributes of a scheme? A. To all the investors. B. Investment above 50 lakhs. C. Investment above 30 lakhs. D. Investment above 0.1% of AUM. ट्रस्टीज को इनमें से किसे रिटेन कम्युनिकेशन इंश्योर करने की जरूरत है जब कोई भी स्कीम फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस लाती है? चेंजेस के बारे में सभी यूनिट होल्डर्स को रिटेन कम्युनिकेशन एक नेशन वाइड सर्कुलेटेड डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, म्यूचुअल फंड का हेड ऑफिस जिस रीजन में है उस रीजन का एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, बिना किसी एग्जिट लॉट के इन्वेस्टर्स को करंट नैप पर एग्जिट का ऑप्शन, मिनिमम 30 दिनों के लिए एग्जिट विंडो। अगर कोई स्कीम फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस लाना चाहती है तो ट्रस्टीज को ये सब इंश्योर करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टू ऑल द इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10. Amongst the following, which risk does not affect the return of an investment? Number 1. Inflation risk. Number 2. Cyber risk. Number 3. Credit risk. इनमें से कौन सा रिस्क किसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को अफेक्ट नहीं करता है? प्राइस रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। ये कुछ रिस्क्स है जो इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। साइबर रिस्क डेटा की चोरी है जो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फेलियर से जनरेट होती है और जिससे फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, बट किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस में इसकी कोई रोल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नंबर 2 साइबर रिस्क। क्वेश्चन नंबर 11. In which year was mutual fund established in India? Option A 1992, B 2000, C 1974, D 1963। कौन सा ईयर में इंडिया में म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश्ड हुई थी? इंडिया में म्यूचुअल फंड 1963 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुई थी। यूनिट 64 यानी यूएस 64 यूटीआई का पहली स्कीम थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1963। Question number 12. What is the maximum percentage of net asset that a mutual fund scheme may invest in other schemes of same mutual fund or other mutual funds? A 15%, B 5%, C 10%, D 3%। एक म्यूचुअल फंड नेट एसेट का मैक्सिमम कितना परसेंट उसी म्यूचुअल फंड या अदर म्यूचुअल फंड की कोई दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है? एक म्यूचुअल फंड स्कीम उसी म्यूचुअल फंड या अदर म्यूचुअल फंड की कोई दूसरी स्कीम में नेट एसेट का मैक्सिमम 5% इन्वेस्ट कर सकती है।
इस टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर से कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता है, बट ये रूल्स फंड ऑफ फंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 5%। क्वेश्चन नंबर 13, an investor is related to the power sector and has sufficient knowledge pertaining to the power industry. The investment portfolio of the investor concentrated on securities related to the power sector and other sectors are ignored which might have given better return. Which type of behavioral bias is this? A. Loss aversion. B. Herd mentality. C. Availability heuristic. D. इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर पावर सेक्टर से रिलेटेड है और उसके पास पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड सफिशिएंट नॉलेज है। वह इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर से रिलेटेड सिक्योरिटीज को अधिक देखा जाता है। अदर सेक्टर्स के सिक्योरिटीज को नज़रअंदाज कर दिया गया जो बेहतर रिटर्न दे सकते थे। तो ये इन्वेस्टर का किस टाइप का बिहेवियरल बायस है? बिहेवियरल बायसेस एक इरेशनल बिलीफ्स या बिहेवियर्स है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की टाइम जाने अनजाने में कोई भी इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस मामले में इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज 65% of total assets. Investing in maximum 30 stocks. Which type of fund is it? A. Focused fund. B. Multi-cap fund. C. Quant fund. D. Flexi-cap fund. इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट का 65% है। मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ये कौन सा फंड है? फोकस्ड म्यूचुअल फंड एक टाइप का ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो लिमिटेड या कम नंबर शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। ये टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट लगभग 20 से 30 कंपनीज या उससे कम कंपनीज के शेयर्स में रखते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस फोकस्ड फंड को मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन देते हैं। हाई परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना फोकस फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। फोकस फंड्स आर आल्सो नोन एज बेस्ट आइडिया फंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फोकस्ड फंड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच सर्विस प्रोवाइडर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज? नंबर 1, maintain investors record. Number 2, process purchase redemption. Number 3, updating unit capital of the scheme. Number 4, updating investors investment record. कौन सा सर्विस प्रोवाइडर ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? ए, फंड अकाउंटेंट। बी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। सी, पेमेंट एग्रीगेटर्स। डी, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड बनाए रखना, परचेस रिडेम्पशन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, स्कीम्स के यूनिट कैपिटल को अपडेट करना, इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड को अपडेट करना, इन्वेस्टर्स को अपडेट रखना, इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को संभालना, ये सब एक्टिविटीज RTAs यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स परफॉर्म करते हैं। ऑफिसेस ऑफ RTAs सर्व एज इन्वेस्टर्स सर्विस सेंटर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। क्वेश्चन नंबर 16, म्यूचुअल फंड्स कैन एडवांस ए लोन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या म्यूचुअल फंड लोन दे सकते हैं? म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिरवी रखा जा सकता है। बैंक्स,
NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन म्यूचुअल फंड यूनिट्स के बदले लोन दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा सभी यूनिट होल्डर्स यानी बेनिफिशियरीज का पैसा है। अगर कोई लोन लेके पैसा वापस नहीं कर सकते हैं तो ये सभी यूनिट होल्डर्स के लिए लॉस होगा। म्यूचुअल फंड को सभी इन्वेस्टर्स यानी बेनिफिशियरीज के साथ फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट करना होता है। शायद इसीलिए म्यूचुअल फंड्स कोई लोन नहीं दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17, म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस शुड बी कंपेयर्ड विथ व्हिच वेरिएंट ऑफ इंडेक्स? ए PRI प्राइस रिटर्न इंडेक्स, बी CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, सी TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स, डी CGI कैपिटल गेन इंडेक्स। म्यूचुअल फंड स्कीम के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन इंडेक्स के किस वेरिएंट से की जाती है? बेंचमार्क या इंडेक्स किसी फंड के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न दो तरह से जनरेट होता है, एक है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा है डिविडेंड्स। PRI में ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कैपिटल गेन और लॉस कंसीडर किया जाता है। TRI किसी फंड के परफॉर्मेंस को मेजर करने के टाइम ओवरऑल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है कि TRI कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट इनकम को भी कंसीडर करता है। किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए TRI गिव्स मोर रियलिस्टिक एंड क्रेडिबल पिक्चर। 1 फरवरी 2018 से म्यूचुअल फंड को TRI से बेंचमार्क किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स is the same as investing in share market. Is this a true or false statement? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना क्या सेम है? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में एस्टेब्लिश्ड होता है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ये सब में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को डिफरेंट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर मिलता है। सो इट इज क्लियर दैट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, each mutual fund scheme must have a dash. Number 1, disclosed guaranteed return. Number 2, stated investment objective. Number 3, bonus units for investors who invest rupees 10 lakhs and above as lump sum. म्यूचुअल फंड्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स पैसे की डिफरेंट पूल क्रिएट करते हैं। हर पूल को स्कीम को हिसाब से जाना जाता है। हर स्कीम का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे सेफ्टी ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी, कैपिटल एप्रिसिएशन या रेगुलर इनकम के रूप में रिटर्न। सभी ऑब्जेक्टिव्स इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट किया जाता है। तो हर म्यूचुअल फंड के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नंबर 2, स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20, amongst the following which are the risks that an investor may face for investing in bonds? A, call risk, B, default risk, C, interest rate risk, D, all of the above। इनमें से कौन सा रिस्क है जो एक बॉन्ड इन्वेस्टर को फेस करना पड़ सकता है? कॉल रिस्क, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरती है तो बॉन्ड इशूअर हाई इंटरेस्ट वाले एग्जिस्टिंग बॉन्ड को कॉल ऑप्शन के थ्रू वापस ले सकता है और कम इंटरेस्ट रेट के साथ न्यू बॉन्ड्स मार्केट में इशू कर सकता है। डिफॉल्ट रिस्क, अगर किसी बॉन्ड का इशूअर बैंकरप्ट हो जाता है
तो बॉन्ड इशूअर टाइम पर अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे या बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क पूरे मार्केट के परफॉर्मेंस को एक साथ इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन जैसे पैसे की बाइंग पावर को इरोड कर देती है, ऐसे ही इन्फ्लेशन बॉन्ड के रिटर्न के वैल्यू को भी इरोड कर सकती है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जब मार्केट रेट गिर जाती है तो बॉन्ड से होने वाली इनकम के री इन्वेस्टमेंट से कम रिटर्न जनरेट होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस गिर जाती है, तो एक बॉन्ड इन्वेस्टर को ये सभी रिस्क को सामना कर पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Here we have seen 20 questions. इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था with 20 questions. All these questions are from different chapters and all these questions are helpful for them who are appearing for NISM Series 5A exam. Thank you for watching the video. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।